नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक दिए गए और उनकी खोजों के बारे में दिए गए हैं। तो हम पहला देखते हैं यहाँ पर हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल के बारे में हम जानते हैं। तो हेनरी बैक्यूरेल के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। तो हेनरी बैक्यूरेल ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो हेनरी बैक्यूरेल थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नील बोहर। तो नील बोहर के बारे में हम जान लेते हैं। तो नील बोहर ये डेनमार्क के थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था और इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है कि नील बोहर ने परमाणु संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था और इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने हमारे साथ समझे। तो अगला पॉइंट की हम बात करें तो अगले पॉइंट में आते हैं हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के बारे में जानते हैं। तो हेनरी कैवेंडिश के बारे में जो पहला पॉइंट है कि ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज की थी। यानी हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी, जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक की बारे में बात करें तो जेम्स चैडविक ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो यहाँ पर हम बता दें जो हेनरी कैवेंडिश थे तो इन्होंने हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी, जबकि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1932 में की थी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो ये पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगले पॉइंट में आते हैं कॉपरनिकस। ठीक है, तो कॉपरनिकस के बारे में जान लेते हैं। तो कॉपरनिकस का जो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि ये पोलैंड के खगोलीय शास्त्री थे। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे, ये पोलैंड के खगोलीय शास्त्री थे। जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी सबसे पहले कॉपरनिकस ने ही सिद्ध किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, ये किसने सबसे पहले बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। और ये कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के निवासी खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में आपने समझा। अब हम बात करते हैं मैडम क्यूरी के बारे में। मैडम क्यूरी के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, फिर भी हम आपको यहाँ पर बता दें कि मैडम क्यूरी ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। इसके बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार 1903 में और 1911 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, तो मैडम क्यूरी पोलैंड की निवासी थी, जबकि फ्रांस की इन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली थी। उन्होंने रेडियम की खोज की थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो मैडम क्यूरी थी इन्होंने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉन डाल्टन के बारे में जान लेते हैं। तो जॉन डाल्टन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु की सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि परमाणु के सिद्धांत की खोज की बात करें यानी प्रतिपादन किया तो वो आपके जॉन डाल्टन ने किया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगले पॉइंट है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो जो आपको बता दें कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो डार्विन सिद्धांत के प्रतिपादन भी है। तो इनकी जो पुस्तक है वो आपकी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो इनके बारे में हम और जान लेते हैं। इन्होंने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। तो और देख लेते हैं कि इन्हें यानी प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था इन्हें। या प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी बताया। ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर पॉइंट है। अब हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, ठीक है,
तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पहला पॉइंट है कि यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 में सापेक्षता के सिद्धांत यानी E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या भी की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये भी आपको याद रखना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किया। तो यह समझ गए होंगे, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की। इन्होंने E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगला पॉइंट में आते हैं आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में देख लेते हैं। ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्टिक्स थे और जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है कि जो ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्टिक्स थे तो इन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और हम बात कर लेते हैं गैलीलियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैलीलियो का जो पहला पॉइंट है कि ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया तथा गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो गैलीलियो थे इन्होंने गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किया, टेलीस्कोप का निर्माण किया और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया। तो ये पॉइंट 3 रखना है कि अब पूछा जाता है कि गैलीलियो ने किस वैज्ञानिक की थ्योरी को समर्थन किया था। तो आपको याद रखना है कोपरनिकस की थ्योरी को समर्थन किया था, ठीक है। और इन्होंने गति के जड़त्व नियम का भी प्रतिपादन किया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। यहाँ पर अगली सीरीज में जो पॉइंट आ रहे हैं तो अब हम देख लेते हैं। जो यहाँ पर है पहला पॉइंट है कि यहाँ विलियम हार्वे के बारे में बात कर लेते हैं। तो विलियम हार्वे के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्यकी एवं भ्रूणकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो विलियम हार्वे थे इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जो विलियम हार्वे थे इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी, ये ब्रिटिश डॉक्टर थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडवर्ड जेनर से जो पहला पॉइंट बन रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे जोसेफ लिस्टर के बारे में जानते हैं। तो जोसेफ लिस्टर के बारे में, ये ब्रिटिश सर्जन थे, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जोसेफ प्रिस्टली के बारे में बात कर रहे हैं। तो जोसेफ प्रिस्टली के बारे में पहला जो पॉइंट है कि ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की खोज की और गैसों के एकत्र करने की विधि का विकास भी किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जोसेफ प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की खोज की थी। तो अगला पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है WC रोजेंटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका पहला पॉइंट है कि ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्स रे की खोज की थी तथा अतः एक्स किरणों को रोजेंटन रेज भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि अक्सर पूछा जाता है एक्स किरणों के रोजेंटन रेज, एक्स किरणों को रोजेंटन रेज मतलब रोजेंटन रेज किसे कहते हैं, यानी रोजेंटन किरणें किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है एक्सरे की किरणों को ही कहते हैं। इनकी खोज किसने की थी? WC रोजेंटन ने की थी, यानी इन्हीं के नाम पर इन किरणों का नाम रख दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में जान लेते हैं। तो रॉबर्ट हुक के बारे में बात करते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने यानी इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक की कोशिकाएं देखी और सन 1665 में सेल्स की संज्ञा दी, यानी सेल्स यानी जो कोशिकाएं उन्हें सेल्स के रूप में संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि पूछा जाता है रॉबर्ट हुक ने किस तत्व की खोज की? तो कोशिका की खोज की। तो ये भी आपको याद रखना है, जो मृत पादप ऊतकों में कोशिकाएं देखी और 1665 में की, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। तो ये आपको याद रखना है।
अगले पॉइंट की बात कर लें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इनका पहला पॉइंट है कि ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही परमाणु के नाभिक की खोज की थी। हम बता दें नाभिक में कौन कौन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हो तो अगला पॉइंट है आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? भारत के थे। तो इनके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट आर्यभट्ट के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल्य एवं गणितज्ञ थे। तो ये भी आपको याद रखना है। जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। यानी जो आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक लिखी है उनकी रचना को हम क्या कहते हैं? आर्यभट्टीय कहलाती है, आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक, अब हम बात करते हैं जगदीश चंद्र बसु के बारे में जान लेते हैं। ये भी भारत के महान वैज्ञानिक थे। तो इनके बारे में जान लेते हैं। जगदीश चंद्र बसु के बारे में जान लेते हैं। जगदीश चंद्र बसु की ये प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले वेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। यानी जो मार्कोनी ने वेतार तार प्रणाली को विकास किया था उससे पहले कि जगदीश चंद्र बसु ने इस चीज़ की खोज की थी, प्रदर्शन किया था। इन्होंने वनस्पति की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट ऑफ की स्थापना की, जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक संयंत्र का भी आविष्कार किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि जगदीश चंद्र बसु ने ही क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया जो पौधों की वृद्धि के पता लगाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रशेखर वेंकटन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर चंद्रशेखर वेंकटन रमन के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रशेखर वेंकटन रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ तथा जिसके तहत महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको वो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये कब से शुरू हुई थी? 1954 में इन्हें भारत रत्न। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो चंद्रशेखर जो वेंकटन रमन है इन्हें 1954 में इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि दोनों पॉइंट की 1954 में भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं कुछ और रह गए महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है बीरबल साहनी के बारे में जान लेते हैं। तो बीरबल साहनी कौन थे उनके बारे में जानते हैं। बीरबल साहनी के बारे में बात करते हैं तो बीरबल साहनी प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ थे। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत फर्नों की सजीवता और संरचना का निर्माण की खोज की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि बीरबल साहनी के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ देख लेते प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ थे और इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान श्रृंखला के अंतर्गत कुछ फलों की सजीवता एवं संरचना पर निर्णायक खोज कार्य किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेघनाथ साहा के बारे में बात कर लेते हैं। मेघनाथ साहा के बारे में तो मेघनाथ साहा के बारे में बता दें कि पहला पॉइंट है कि भौतिकी विश्व के प्रसिद्ध विद्वान थे। यानी भौतिकी के प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में
इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। इनकी अनुपम कृति द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मेघनाथ शाह की जो प्रसिद्ध पुस्तक यानी कृति है तो वो आपकी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर सलीम अली के बारे में जानते हैं। तो सलीम अली के बारे में जो पहला पॉइंट है यहाँ पर हम समझ लेते हैं सलीम अली के बारे में। तो यहाँ पर ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का वर्ल्ड्समैन भी कहा जाता है, यानी इन्हें वर्ल्ड्समैन भी कहते हैं। और 1976 में पद्म विभूषण एवं 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? डॉक्टर सलीम अली को किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे और परमाणु अनुसंधान केंद्र के बाद भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्वक अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR भी पहले निदेशक थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके बारे में जो पहला पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। ये भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक थे, यानी भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक खगोलीय अनुसंधान किए और 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। और सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। तो ये पॉइंट के। अब हम बात करते हैं हरविंद खुराना के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो हरविंद खुराना के बारे में हम बात करें तो आपको हम बता दें कि हरविंद खुराना के बारे में हरविंद खुराना के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर है कि इन्होंने अनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए एवं अनुवांशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपनी अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि हरविंद खुराना को 1968 में अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा के विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं सतीश धवन के बारे में बात करते हैं। सतीश धवन के बारे में जो पहला पॉइंट है यहाँ पर सतीश धवन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो बंगलौर में स्थित है, यानी मुख्यालय बंगलौर में के भूतपूर्व अध्यक्ष इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसी उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांसजेनिक विंड टर्मिनल का निर्माण में योगदान दिया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो विक्रम साराभाई के बारे में बात करें तो विक्रम साराभाई के बारे में देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है विक्रम साराभाई के बारे में, तो यहाँ पर कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, यानी इसका जो सेंटर है अहमदाबाद में, डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान है। तो ये कुछ वैज्ञानिक थे और इनसे कुछ संबंधित कुछ जिन्होंने खोज की उनके बारे में जाना। तो आपने समझ लिए होंगे, ये प्रमुख तथ्य थे जो आपने हमारे साथ अध्ययन किए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।